So in this video, we'll see important points related to all the 12 5-year plans and the targets and कौन से plan successful हुए थे and कौन से plan fail हुए, what were the reason of the failures. So why we need to study 5-year plans? क्योंकि 5-year plan 2017 तक खत्म हो गए थे. Last 12 5-year plan was from 2012 to 2017. But still we need to read 5-year plan because 2019 का एक question है ये कि with respect to India's 5-year plan, which of the following statement are correct? First one is from the second 5-year plan, there was a determined thrust towards the substitution of basic and capital good industry. अगर किसी ने पढ़ा है तो भी know that second 5-year plan में फोकस किया था इंडस्ट्रीज पे. इसको बोलते हैं महालनोबिस प्लान. महालनोबिस प्लान. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन फोर्थ 5-year plan adopted an objective of correcting earlier trend of increasing concentration of wealth, economic power. तो फिफ्थ 5-year plan में फोकस किया था कि concentration of wealth को कम करना, इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है, तो इट वाज ऑब्जेक्टिव. तो इसमें क्या था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द फिफ्थ 5-year plan में फोकस किया था फाइनेंशियल सेक्टर में, इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान. तो मैं याद रखना है फाइनेंशियल सेक्टर थर्ड में नहीं, यहाँ पे फोकस किया गया था. तो आंसर इज 1 and 2. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट 1 to 12 5-year plan बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन 2017 का नहीं है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019. सो वी मस्ट फोकस ऑन ऑल द 5-year plans एंड देयर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. सो बिफोर वी स्टार्ट 5-year plan हमें पता होना चाहिए जो ग्रोथ टारगेट्स थे हमारे, जो पहले 3 प्लान्स के थे वो हमारे बेस थे नेशनल इनकम पे, एंड फोर्थ प्लान बेस था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, एंड फिफ्थ प्लान बेस था, फिफ्थ प्लान से हम फोकस कर रहे थे जीडीपी पे. सो हमने पहले जो 3 प्लान थे, इट वाज फ्रॉम 1951 to 55, देन 1956 to 1961, देन 1961 to 1965. तो ये हमारे जो 3 प्लान थे दैट वर बेस्ड ऑन नेशनल इनकम. तो हमारा ग्रोथ था कि हमें नेशनल इनकम पे फोकस करना है. एंड फिर हमारा जो फोर्थ 5-year plan आता है, जो फोर्थ 5-year plan आता है वो हमारा बेस था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और फिर फिफ्थ ऑनवर्ड्स जो हमारा प्लान बेस था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, दैट इज जीडीपी. एंड यहाँ पे फोर्थ 5-year plan इट वाज बेस्ड ऑन एनडीपी. सो फर्स्ट प्लान वाज फ्रॉम 1951 to 1956. सो इट वाज बेस्ड ऑन हरॉड डॉमर मॉडल. तो इस टाइम क्या था, काफी रिफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान से, फूड शॉर्टेजेस थी, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, तो ये सारे फोकस थे. तो हमारा फोकस क्या था, एग्रीकल्चर पे, प्राइस स्टेबिलिटी पे, पावर एंड ट्रांसपोर्ट. तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए, फूड इंश्योर करना, इन्फ्लेशन ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, एज वेल एज पावर, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, कि लोगों को सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड की जा सके. तो सक्सेसफुल प्लान था बिकॉज हमने फोकस किया था 2.1% कि अभी तुरंत आजाद हुए तो टारगेट ग्रोथ 2% रखी थी एंड एक्चुअल ग्रोथ हुई 3.6%. तो हमारा पहला जो भी हमारा टारगेट था फर्स्ट प्लान था सक्सेसफुल. तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, जो रिफ्यूजीज एंड रिहेबिलिटेशन करना, उनका फूड सफिशिएंसी लेके आना और प्राइसेस को कंट्रोल करना, इट वाज मोर और लेस अचीव. तो फर्स्ट 5-year plan इज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल. फिर सेकंड प्लान आता है 1956 to 61 एंड इसमें जो भी हरॉड डॉमर मॉडल में है जो हमने एग्रीगेटिव यूज किए थे, सेम ऑब्जेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्शंस हमने सेकंड 5-year plan में देखे. इस टाइम हमारा फोकस था इंडस्ट्री पे ज्यादा था, एग्रीकल्चर में भी था लेकिन मेन फोकस वाज ऑन इंडस्ट्री. तो ये जो मॉडल था सेकंड 5-year plan का, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस. तो प्लान इसको महालनोबिस भी प्लान बोलते हैं. एंड यहाँ पे क्या था, काफी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई थी 1956 तक, आजादी के काफी सालों बाद. एंड यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन्हें फोकस किया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, एंड फिर फोकस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज. एंड यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, हम फॉरेन लोन्स लेंगे, फॉरेन लोन्स लेके हम हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे. तो इसलिए हमारी आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956. इस पे फोकस किया गया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. तो जवाहरलाल नेहरू वाज अ काइंड ऑफ सोशलिस्ट. तो यहाँ पे फोकस किया गया जो भी ग्रोथ होगा इट वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड वाज अ गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. एंड यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेक्स रिजर्व्स काफी कम हो गए, डेवलपमेंट टारगेट्स फुलफिल करने थे, तो काफ़ी मशीनरीज को इम्पोर्ट किया गया. तो इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व तो काफ़ी कम हो गया. तो हमारा प्राइस राइज 30%, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था. इसकी वजह से हमारा जो सेकंड 5-year plan था इट वाज मॉडरेटली सक्सेसफुल. हमारा टारगेट था 4.5%, अचीव हुआ हमारा 4.3%. तो हमारा थर्ड प्लान आता है 1961 to 1966. तो इसे बोलते हैं टेक ऑफ स्टेज, कि हमारी इकोनॉमी अब तैयार है सेल्फ रिलायंट, सेल्फ जनरेटिंग बनने के लिए. लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं है. इस टाइम क्या हुआ, 1962 में हमारा गया चाइना के साथ वॉर और 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर. जो भी हमारा टारगेट था 5.6%, 2.8% ही हम अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ दिस वॉर.
तो फेलियर हो गया बिकॉज ऑफ चाइना एग्रेशन 1962 एंड इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। तो हमारा फोकस जितना भी था वो चला गया डिफेंस एंड डेवलपमेंट पे। एग्रीकल्चर वैसे हमारी टॉप प्रायोरिटी थी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर से फोकस शिफ्ट होकर डिफेंस एंड डेवलपमेंट, इसलिए हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट थर्ड 5 ईयर प्लान में काफी कम आई। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा तो काफी सक्सेसफुल था, सेकेंड मॉडरेटली सक्सेसफुल एंड थर्ड तो फेल ही हो गया, मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जा रही है। थर्ड प्लान के बहुत ज़्यादा फेल होने के बाद अभी बहुत सारे शॉक लगे थे इकोनॉमी को, दो वॉर लड़े, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम 5 ईयर प्लान नहीं लेके आए, हमने 5 ईयर प्लान को डिले कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे, प्लान नहीं करेंगे। तो इसमें फोकस किया गया 3 एनुअल प्लान लेके आया 1966 टू 69। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा थर्ड प्लान हमारा फेल हो गया था, हमारी रुपये की बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन किया था कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाए, इन्फ्लेशनरी रिसेशन था, ठीक है, क्योंकि हम तो इसलिए हमने क्या किया, काफ़ी इन्फ्लेशन आ रहा था, ठीक है, रिसेशन चल रहा था, एंड इसलिए हमने क्या किया, फोर्थ 5 ईयर प्लान को पोस्टपोन कर दिया, हम लेके आए 3 एनुअल प्लान। तो इसमें क्या था, हमें फोकस करना है फूड शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर क्राइसिस में था, उस पर हमें फोकस करना था, इसलिए वी फोकस ऑन एनुअल प्लान। इसी टाइम हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी लेके आए कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है यहाँ पे। तो हम फोकस किया हाई यील्ड वैरायटी ऑफ द सीड्स, फर्टिलाइजर्स को बहुत सारे यूज़ किया और इरिगेशन पोटेंशियल को यूज़ किया एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो ये 4 चीज़ें फोकस किया, हाईली वैरायटी ऑफ द सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन पोटेंशियल एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो एनुअल प्लान में हमने जो भी शॉक्स थे जो थर्ड प्लान में जो मैं आई थी, हमारा थर्ड प्लान फेल हुआ था, जो वॉर लड़े थे, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की एंड इससे हमने जो भी पाथ था प्लान ग्रोथ का वो आगे बढ़ाने के हेल्प के। तो ये दीज आर 3 एनुअल प्लान से बोलते हैं प्लान हॉलीडे। फिर हमारा आता है फोर्थ प्लान 1969 टू 74। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव थे, 2 ऑब्जेक्टिव थे, ग्रोथ लेके आना स्टेबिलिटी के साथ, एज वेल एज प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हमें सेल्फ रिलायंट करना है अपने। तो ये फोकस था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट था 5.7%, लेकिन 3.3% हुआ बिकॉज 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर एज वेल एज जो 5 साल में पहले 2 साल तो रेन अच्छी हुई, लेकिन लास्ट के 3 साल जो भी थे बहुत ही पुअर मानसून रहा, इसलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ थोड़ी डिप हो गई। तो इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट था कम था। फोर्थ प्लान भी फेल हुआ, जैसा थर्ड प्लान फेल हुआ था, लेकिन फोर्थ प्लान में हमने टारगेट अच्छा लगा था, लेकिन इट वाज फेल एंड फोकस वाज ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस। फिर हमारा फिफ्थ प्लान आता 1974 से 79, टारगेट था 4.4% एंड एक्चुअल टारगेट 4.8%। तो टारगेट्स में अच्छा था। तो ये फिफ्थ प्लान किसने लॉन्च किया था, डीपी धार। इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ऑयल प्राइसेस टाइम ऑयल क्राइसिस आई थी 1974 में, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। तो गवर्नमेंट जो भी था, इट वाज फेल ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक ओवर द होलसेल ट्रेड इन द वीट। तो वीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था एंड गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव थे, तो गरीबी हटाना एज वेल एज सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना था, बस फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। तो हाई ग्रोथ रेट लेके आना एंड जो भी इनकम है उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना एंड फोकस करना डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स पे, उनको बढ़ाना। एंड इन्फ्लेशन ज़्यादा था, जो भी कॉस्ट कैलकुलेशन की थी गवर्नमेंट वो सारी रॉन्ग हो गई बिकॉज इन्फ्लेशन क्या हो गया, क्योंकि इस टाइम क्या था, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रही थी, इस टाइम ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो जो गवर्नमेंट ने जितने भी कैलकुलेशन किए थे वो सारे फेल हो गए। तो जो ओरिजिनल पब्लिक सेक्टर आउटले था वो उसे और ज़्यादा रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को जितना सोचा था उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इमरजेंसी आ गई 1975, तो इसलिए जो एम्फेसिस था जो यहाँ पे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस वो शिफ्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर के 20 पॉइंट प्रोग्राम में। एंड फिर 5 ईयर प्लान बैकग्राउंड में चला गया जब जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आ गई, तो प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट 2 साल के लेके आई रोलिंग प्लान फ्रॉम 1978 टू 80s। तो दे वर द 6 प्लान्स एंड इसे पुट फॉरवर्ड किया फॉर 1978 टू 1983 तक। उन्होंने फोकस किया हम एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे। उन्होंने नेहरू मॉडल को क्रिटिसाइज किया कि ये ज्यादा फोकस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब जितना भी पावर है इंदिरा गांधी या नेहरू परिवार में अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके रखी है, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला हम इनइक्वालिटी को कम करेंगे और पॉवर्टी को कम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल तक चली, इन्होंने 5 साल का फोकस किया था, 5 साल तक बनाएंगे, लेकिन तो 1980s तक चल पाए इनका प्लान। एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो भी है 1980s में फिर से पावर में आ गई एंड अब उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली पॉवर्टी को अटैक करेंगे। फिर हमारा आता है 6th प्लान 1980s टू 1985। तो इसमें फोकस था हम नेशनल इनकम बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करेंगे और हम पॉवर्टी को कम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी स्लैक एम्प्लॉयमेंट जैसे NREP, जैसे हमारा मनरेगा है, तो मनरेगा की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे 6th प्लान में ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मनरेगा फिर हमारा डायरेक्टली आता है एज ए 2005। लेकिन यहाँ पे भी कुछ सीजनिंग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम सीजन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर में क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरे साल नहीं होता है,
तो जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस टाइम आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम। तो उसी का फाइनली जाके शेप लिया था मनरेगा ने इन 2005। और इस पे फोकस करना था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 6th प्लान में फोकस करना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 6th प्लान को एक सक्सेसफुल मान सकते हैं। बस टारगेट था हमारा 5.2%, अचीव किया हमने 5.7%। एंड इस टाइम काफी लाइक फेमाइन कंडीशन आ गई थी 1985 में, तो एग्रीकल्चर आउटपुट लास्ट ईयर में कम हो गया था। फिर 7th हमारा प्लान आता 1985 टू 1990। तो प्लान इसमें फोकस क्या था कि हम ग्रीन फूड ग्रीन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो फोकस वाज ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, क्या फोकस करेंगे खाने पे एंड वर्क प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो 7th प्लान जो हमारा 1985 टू 90 था, इस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं है, तो काफी सक्सेसफुल रहा यहाँ पे। तो और हमने 5% सोचा था, हमारे 6% ग्रोथ रेट हुआ। तो देख तो इसे बोला जाए कि हम हिंदू ग्रोथ जो भी रेट है उससे बाहर आ रहे हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि बहुत ही कम रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारी 1947 के बाद रही थी, तो उससे हम बाहर निकल रहे थे, ये बोला गया इन द 7th प्लान। फिर हमारा आता है 8th प्लान फ्रॉम 1990 टू 97। तो 8th प्लान को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया बिकॉज हमारी 1991 में गई थी इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसे बोलते हैं। तो इसलिए हमने काफी फोकस किया। हमारा टारगेट था 5.6% एंड हमने ग्रोथ अचीव की 6.8%। तो यहाँ पे फोकस किया फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन 8th प्लान। इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इस टाइम एग्रीकल्चर में काफी अच्छी ग्रोथ देखी, एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में ग्रोथ देखी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, इम्पोर्ट्स भी बढ़े, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी इम्प्रूव हुआ। तो इसे हाई ग्रोथ रेट यहाँ पे हमें अचीव हुई। एंड जो पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट था, टोटल इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हुआ, 34% से कम हुआ एंड प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। सो वी टॉक अबाउट द 9th प्लान फ्रॉम 1997 टू 2002। तो यहाँ पे टारगेट था 6.5% एंड 5.4% रह गया। सो 9th प्लान में एक प्रॉब्लम आई थी 1999 में, हमारा कारगिल वॉर हो गया था, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गए थे उस टाइम। तो हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ इन द 9th प्लान 1997 टू 2002। तो हमारा फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो हमारा 9th का टारगेट था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इस टाइम कौन सी थी हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 9th प्लान फोकस था हम इंडियन एज वेल एज एफडीआई जो भी इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे, प्रिडोमिनेटली प्राइवेट सेक्टर को फोकस करेंगे, और जो गवर्नमेंट है वो फोकस करेगी, वो वर्क करेगी एज अ फैसिलिटेटर। ज्यादा फोकस होगा प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर काम करेगी, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी प्राइवेट सेक्टर की अच्छे से काम कर पाए। एंड गवर्नमेंट कहाँ फोकस करेगी, इन सोशल सेक्टर में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं पार्टिसिपेशन नहीं करता है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करेगी स्पेशली इन एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड कि हम एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे एज वेल एज पॉवर्टी को कम करेंगे। फिर 10th प्लान आता है हमारा 2000 टू 2007। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ इकलौती ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। उन्होंने बोला कि हम फोकस करेंगे मॉनिटरेबल टारगेट से एंड की इंडिकेटर्स। इनमें 11 इंडिकेटर जो भी है, 11 इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट फोकस करेंगे। डिसाइड था 11% ग्रोथ रेट। इनका 8% ग्रोथ रेट का टारगेट था एंड एक्चुअल ग्रोथ हुई 7.6%। एंड इन्होंने फोकस किया हम सिर्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करें, हम टारगेट्स पे फोकस करेंगे। तो टारगेट्स क्या आते हैं, जो भी लिटरेसी में जेंडर गैप्स को कम करना, वेज रेट में जो जेंडर गैप है, जैसे वुमेन को कम वेज मिलता है उसको कम करना, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को कम करना, लिटरेसी रेट बढ़ाना, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाना एंड क्वालिटी रेट, जो भी रिवर्स है, जो गंदी रिवर है, दूषित रिवर है, उनको साफ करना। तो गवर्नेंस को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया इन द डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे। तो स्टेट का जो रोल था वो बढ़ाया गया विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब ज्यादा पावर दी जाएगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। स्टेट वाइज जो भी टारगेट जो ग्रोथ किया उसको ब्रेकअप किया गया कि हर एक स्टेट अलग अलग अपना टारगेट रखेगी और ग्रो करेगी। एंड सोशल डेवलपमेंट होगा थ्रू द बैलेंस डेवलपमेंट ऑल द स्टेट, मतलब सारे स्टेट पे फोकस किया जाएगा, इवन यूपी बिहार जैसे स्टेट्स को भी फोकस किया जाएगा, इनमें भी ग्रोथ हो। फिर 11th प्लान आता हमारा 2007 टू 2012। तो इसका फोकस था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फोकस है यहाँ पे हमारा 11th प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सबको एक साथ लेके चलना है। सो इंक्लूसिव ग्रोथ। इस टाइम तक इंडिया वाज बिकम द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो हमारे सेविंग है, इन्वेस्टमेंट रेट है, काफी बढ़ गए थे एंड हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना इक्विप हो गया था कि कंपटीशन को फेस कर पाए। फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे, सीइंग द इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। हमारा टारगेट था 9%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुई 8%। तो ग्रोथ रेट को सफिशिएंटली कुछ लोग इंक्लूसिव नहीं मानते बिकॉज SC STs माइनॉरिटीज पे फोकस नहीं किया गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी SC ST माइनॉरिटी, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
तो यहाँ पे और भी कुछ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट फोकस किया गया कि पॉवर्टी को कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन फोकस करेंगे, एंड स्पेशली पुअर पे फोकस करेंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो हमारा मनरेगा वाला प्रोग्राम आ गया था 2005 में। एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट फोकस करेंगे, तो हमने एनवायरमेंट पे फोकस किया था इन द सबसे पहली बार 11th प्लान में। 11th प्लान 2007 हमारा था 2007 to 2012। तो एनवायरमेंट फोकस करना है एज वेल एज जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना है। तो कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स भी रखे गए कि अनएम्प्लॉयमेंट को 5% से कम करना है, हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी को 10% से कम करना है। हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी पता लगाने के लिए कि पॉवर्टी लाइन है, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, तो ये हम पता लगाते हैं बाय द हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी। सो हेड काउंट रेशियो बताता है कितने लोग पुअर है, एंड जो पॉवर्टी गैप रेशियो बताता है सीवियरिटी ऑफ द पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे ये है सपोज 100 रुपीज पॉवर्टी लाइन है, एंड ये कमाता है 90 एंड एक कमाता है 40। सो ये पॉवर्टी, इसे ऊपर, अगर पॉवर्टी से ऊपर लाना है तो उसको सिर्फ 10 रुपये प्रोवाइड करने हैं, इसको ऊपर लाना है तो उसको 60 प्रोवाइड करने हैं। तो ये बताता है सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी गैप रेशियो। फिर हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सीवियरिटी इंडेक्स भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी हम पॉवर्टी निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका 90 था, इसका 40 था, तो हम इसकी पॉवर्टी गैप रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, उसका स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, तो उससे हमें पता चलेगा स्क्वायर पॉवर्टी रेशियो। सीवियरिटी इंडेक्स भी बोलते हैं कि उससे और ज़्यादा अच्छे से सीवियरिटी पता चलती है पॉवर्टी की। तो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैन इंडेक्स। सैन इंडेक्स से निकालता अमर्त्य सेन ने, तो अमर्त्य सेन के नाम पे रखा गया सैन इंडेक्स। तो इन्होंने फोकस किया था नंबर ऑफ द पुअर पीपल बेस्ड ऑन हेड काउंट रेशियो। सो नंबर ऑफ द पुअर पीपल बेस्ड ऑन हेड काउंट रेशियो, एंड दे टॉक ऑफ द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी बेस्ड ऑन पॉवर्टी गैप रेशियो, एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। तो इसी को बोलते हैं सैन इंडेक्स। सैन इंडेक्स में फोकस किया नंबर ऑफ द पुअर पीपल बेस्ड ऑन हेड काउंट रेशियो, डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी बेस्ड ऑन पॉवर्टी गैप रेशियो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉवर्टी। सो दिस इज नोन एज सैन इंडेक्स। तो इनका टारगेट था जो हेड काउंट रेशियो से 10% से कम करना, ड्रॉप आउट रेट्स कम करना, जो भी जेंडर गैप है, लिटरेसी में, इन्फेंट मोर्टेलिटी, टोटल फर्टिलिटी एंड मालन्यूट्रिशन, उसको कम करना। तो जो जेंडर गैप है लिटरेसी में से कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी, टोटल फर्टिलिटी एंड मालन्यूट्रिशन है उसे कम करना इन द एज ग्रुप 0 to 3, उसे हाफ कर देना, अभी जितना है उसके हाफ कर देना। सेक्स रेशियो को इंप्रूव करना, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को बढ़ाना, एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना बीपीएल हाउस होल्ड को 2009 तक, एंड 11th 5 ईयर प्लान के एंड तक सारी जो भी रोड कनेक्शन है ऑल वेदर रोड्स होनी चाहिए। जहाँ पे पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है, हिली एरिया में 500 से ज़्यादा है, वहाँ पे ऑल वेदर रोड्स होनी चाहिए 2009 तक, एंड सारे विलेजेस को कनेक्ट करना टेलीफोन से, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना सारे विलेजेस में 2012 तक। तो यहाँ पे फोकस था हमारा 9.3%, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट हुई 6.7% हुई। तो हमारी ग्रोथ रेट क्यों आ गई? बिकॉज 2011 में क्या हो गया? सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस इन यूरोप। तो 2008 में हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2011 में हमारा आ गया सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस इन यूरोप। तो इस पीरियड में जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान था, हमने 2 क्राइसिस देखी, 2 ग्लोबल क्राइसिस देखी, 2008 में, एक 2011 में। तो इस टाइम जो हमारी 11% ग्रोथ रेट थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी। हमारा फोकस था एग्रीकल्चर को हम 4% ग्रो करेंगे, लेकिन हमारा हुआ 3.7%। इंडस्ट्री को हम ग्रो करेंगे 10 to 11%, लेकिन हुआ हमारा 7.2%। एंड सर्विसेज पे हमने टारगेट रखा था 9 to 11% ग्रो करेंगे, हमारा ग्रोथ हुआ 9.7%। और हमारा टारगेट था कि हम 34% डोमेस्टिक सेविंग बढ़ाएंगे, 36% इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और वो हुआ भी हमारा ऑलमोस्ट 33% हमारा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक सेविंग बढ़ी, एंड इन्वेस्टमेंट हमारा 36% ऑफ जीडीपी बढ़ा। तो इन्होंने पॉवर्टी को एस्टिमेट किया प्लानिंग कमीशन में, और देखा कि हमारी पॉवर्टी 1.5% से कम हो गई है। तो तेंदुलकर फॉर्मूला से हिसाब से डिसाइड किया था, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि तेंदुलकर फॉर्मूला रियल पिक्चर नहीं बताता पॉवर्टी की। लेकिन कमेटी ने बताया कि ठीक है, आप पुराने मेथड से देखो या अभी से देखो, तो जो डिक्लाइन था पॉवर्टी में डबल हो गया था। द पॉवर्टी वॉज डिक्लाइनिंग एट डबल रेट। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्सपेंशनरी मेजर लिए थे। वो 2008 की क्राइसिस आई थी, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दी थी कि स्लो डाउन ना इकोनॉमी में। इससे क्या हुआ? आगे स्लो डाउन आएगा, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा स्पेंडिंग करी है, तो स्पेंडिंग करी है मतलब लोन लिया है, तो वापस भी करना है बाद में। तो जो प्राइस स्टेबिलिटी थी, ठीक है, तो वो रेजोनेंट होती रही, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या था, ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों पे बर्डन नहीं जाने दिया ऑयल प्राइसेस का, गवर्नमेंट ने बियर किया बर्डन। लेकिन इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो भी टारगेट्स थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, तो गवर्नमेंट अपना परफॉर्म नहीं कर पाई, सो इट परफॉर्म बिलो इट्स टारगेट्स। तो 11th 5 ईयर प्लान में फोकस था इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कितना हम अचीव कर पाए इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि हमारा मेन फोकस 11th प्लान का क्या था, टुवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
फैक्टरी था 11th 5 प्लान का कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट 8% थी, अगर 10th 5 प्लान से कंपेयर करें तो वहाँ पे 7.6% थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़े, पहले 3.7% बढ़ गई, पहले क्या थी 2.4% थी। तो 10th प्लान में 2.4% एंड 9th प्लान में 2.5%, अब 3.7% हो गई थी। तो परसेंटेज थी जो BAPL बिलो पॉवर्टी लाइन वो कम हुई थी 1.5% से। और जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल कंजम्पशन पर कैपिटा इन रूरल एरियाज वो 3.4% था। अगर कंपेयर करें 1993 टू 2005 उससे 4 गुना ज़्यादा था। तो देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ रियल कंजम्पशन पर कैपिटा इन रूरल एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया था 8.2% टू 6.6%। रूरल रियल वेज बढ़ रहे थे 6.8% इन द 11th प्लान। अगर प्रीवियस से कंपेयर करें तो वो बढ़ रहे थे सिर्फ 1.1%। तो रूरल रियल वेजेस काफ़ी बड़े 11th प्लान में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। और जो नेट इनरोलमेंट रेशियो था वो भी बढ़ गया था, नियर यूनिवर्सल 98% नेट इनरोलमेंट रेशियो था। 2009 में हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया था, यहाँ पे था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। So now there is the assessment of 12th 5-year plan from 2012 to 2017। तो ये 12th 5-year plan स्टार्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस चल रही थी, यहाँ पे सॉवरेन डेब्ट प्रॉब्लम थी यूरोजोन में। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 11th 5-year plan के एंड में, वो चल रही थी 12th 5-year plan तक। तो हमारा जो इकोनॉमी थी काफ़ी स्लो डाउन हो गया, जो हमारी ग्रोथ थी 6.2% थी, और फिर हमारे जो अगर देखे जाए इकोनॉमी ग्रो ही ओनली बाई 5%। तो हमारा 12th 5-year प्लान का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि हमें रैपिड ग्रोथ लेके आना है, और हमारी ग्रोथ जो होनी चाहिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। जो एस्पिरेशन है 12th 5-year प्लान का उसके हमें सब टाइटल में देखने को मिलता है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11th 5-year प्लान में भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की एंड 12th 5-year प्लान में भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की। तो 11th 5-year प्लान में भी फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी। तो यहाँ पे भी दो चीज सेम है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, बट यहाँ पे सस्टेनेबल वर्ड और आते हैं। तो यहाँ पे फोकस करा एनवायरमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, जैसे पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था 2008 में बहुत ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस निकाला था, बिकॉज स्लो डाउन था, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की थी। तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब वो इन्फ्लेशन दिखने लगा था इकोनॉमी पे। तो काफ़ी इंटरनल कंस्ट्रेंट थे, एक्सटर्नल तो क्राइसिस चली रही थी, इंटरनल कंस्ट्रेंट भी थे। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट स्लो डाउन हो गए थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम थी। सो जो टैक्स ट्रीटमेंट था 2012-13 का, दैट कॉज अनसर्टेनिटी अमंग द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से कतरा रहे थे कि इंडिया में कभी भी टैक्स लॉ चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट लेके आई थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, तो उससे इन्वेस्टर भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए हिचकिचा रहे थे। उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई। तो पॉलिसी चैलेंजेस क्या थे 12th 5-year प्लान के, दो थे। एक तो जो हमारा डीएसएलरेशन हो रहा है ग्रोथ में, उसको कम करना, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उनको खत्म करना। टैक्स रिलेटेड इश्यूज थे, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में अनसर्टेनिटी आ गई थी, गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आ गई थी, तो लोग जो दूसरी कंट्रीज थी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो प्लान क्या था कि जो भी हमारे जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रेंथ को लेवरेज किया जाए, हमारी इकोनॉमी को फिर से रियल ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंचाया जाए। तो इमीडिएट हमारी प्रायोरिटी क्या थी, जो भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट थे जो बहुत ही लो थे उनको रिवाइव करना, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको रिमूव करना, रिमूव द इम्पेडिमेंट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली एनर्जी के एरिया में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, फ्यूल सप्लाई के इश्यू ऑफ द फ्यूल सप्लाई टू द पावर स्टेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी डिस्कॉम्स की, डिस्कॉम फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, एंड क्लैरिटी चाहिए थी NEL की, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में। तो प्लान में दोनों की एक्टिविटीज पर फोकस किया गया, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो 12th 5-year प्लान में एम्बिशियस सेट था गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का कि फोकस करेंगे रैपिड ग्रोथ एज वेल एज रैपिड एज इंक्लूसिव ग्रोथ पे। तो काफ़ी प्रॉब्लम है, हमें देखे रिसोर्सेज क्या है हमारे काफ़ी ज़्यादा कम है, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो एसेंशियल हमें स्टेप्स लेने हैं जिससे हम क्या करें, एफिशिएंसी बढ़ा पाएं, पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो भी स्पेंड करें वो एफिशिएंटली स्पेंड करें, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज एक लिमिट अमाउंट में है। सो देयर वाज अ नीड फॉर फिजिकल करेक्शन, जैसे रिफॉर्म्स चाहिए थे, GST एंड सब्सिडीज जो भी है उसका बर्डन कम करना है एज अ परसेंट ऑफ GDP। लेकिन अभी भी इंडिया में टारगेटेड सब्सिडी चलती है, बिकॉज वी फोकस ऑन द इंक्लूसिवनेस। एंड एक और चीफ कंसर्न है करंट अकाउंट डेफिसिट को लिमिट में रखना, अकॉर्डिंग टू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। इसमें हमारा जो टारगेट है कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट को हमें लिमिट में रखा है, और रेवेन्यू डेफिसिट को हमें जीरो करना था।
तो 9% इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें चाहिए थी 12th प्लान में, तो हमें इन्वेस्टमेंट करती है ना 35% ऑफ द जीडीपी। इसलिए वी हैड टू रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करना था, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक क्रिटिकल एरियाज में जाना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव थे पॉवर्टी को कम करना, रीजनल इक्वालिटी लेके आना स्टेट्स अक्रॉस स्टेट और स्टेट के अंदर भी, और लिविंग कंडीशन बनाना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की, अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आना यूथ के लिए, एंड जेंडर गैप को कम करना। कुछ मॉनिटरेबल टारगेट्स थे जो मॉनिटर कर सकते थे। केवल रियल जीडीपी ग्रोथ 8%, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 4% होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10%, एंड हर एक स्टेट का जो एवरेज ग्रोथ रेट होना चाहिए, ठीक है, वो 11th 5 प्लान में जितना है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हर एक स्टेट पे फोकस किया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, जो हेड काउंट रेशियो है पॉवर्टी का वो 10% से कम होना चाहिए, और 50 मिलियन नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, किसमें इन नॉन फार्म सेक्टर, एंड स्किल सर्टिफिकेशन देना चाहिए, इक्विवेलेंट नंबर्स में 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, और उन्हें स्किल सर्टिफिकेशन देना चाहिए कि उन्हें आराम से काम मिल जाए। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो भी है उसे 7 ईयर्स तक बढ़ाना है, और हायर एजुकेशन में हर साल 2 मिलियन सीट्स एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी है, मतलब 20 लाख सीट्स क्रिएट करनी है, और उसी हिसाब से स्किल प्रोवाइड करनी है। और जेंडर सोशल गैप को कम करना है इन द स्कूल एनरोलमेंट, जो भी जेंडर गैप है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, एससी एसटी, मुस्लिम है, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उसको कम करना है, जेंडर एंड सोशल गैप को। और हेल्थ पे फोकस किया है, जो हमारा IMR है उसको रिड्यूस करना है 25 तक, MMR को 1 तक, टू 1000 लाइन बर्थ, एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है 0 to 6 years to 950, एंड टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक कम करना है। अंडर न्यूट्रिशन कम करना है 0 to 3 years पे फोकस करना है। द हाफ ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 3 जितना भी लेवल था उसका हाफ करना है अंडर न्यूट्रिशन। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है अराउंड 9% ऑफ द जीडीपी, एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया बनाना है 90 मिलियन टू 103 मिलियन हेक्टेयर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है विलेजेस में, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 20% से कम करने हैं। सारे विलेजेस को कनेक्ट करना है बाई ऑल वेदर रोड्स, और जो नेशनल एंड स्टेट हाईवेज हैं उनको क्या करना है, मिनिमम 2 लेन होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 12th 5 प्लान, एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को खत्म करना है 12th 5 प्लान के एंड तक, और रूरल टेली डेंसिटी 70% तक बढ़ानी है, और 50% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को कम से कम 40 LPCD पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए, एंड 50% ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए निर्मल ग्राम स्टेटस। ग्रीन कवर बढ़ाना है एनवायरनमेंट को इंश्योर करने के लिए। सैटेलाइट इमेजरी से देखा जाएगा ग्रीन कवर कितना बड़ा है, 1 मिलियन हेक्टेयर हर साल, और 30,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करनी है। अब तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, लाइक 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो नाउ 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, एंड एमिशन इंटेंसिटी उसे कम करना है 20% to 25%। अगर हम देखें 2005 लेवल से 2020 तक, हमें अगर 2005 में जितना भी एमिशन था उसका 20 to 25% कम करना है, और 90% जो इंडियन हाउस होल्ड है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना है बाय द एंड ऑफ 12th 5 प्लान। जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए, और यूज आधार प्लेटफॉर्म विद लिंक्ड बैंक अकाउंट। 13 फाइनेंस कमीशन ने जो भी डिवोल्यूशन होता था स्टेट को 30% से 32% कर दिया था। सो 14 फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट्स का शेयर था डिवोल्यूशन में 30 to 32% रिकमेंड किया था, एंड 14 फाइनेंस कमीशन ने इंक्रीज कर दिया डिवोल्यूशन फ्रॉम 32% to 42% फॉर द पीरियड ऑफ 2014-16। तो हम टिल 2017 देखें 12th प्लान पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ रहता कि 11% की थी हमारी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, 9%, उसके बाद 9% हमारी ग्रोथ थी इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट सेक्टर। सबसे कम ग्रोथ है हमारी 4% एवरेज ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ रेट भी सही है 9% कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे कम ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट थी हमारी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। समराइज करें तो इंडिया के जो 5 प्लान है ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए जितना उन्होंने सोचा था। अगर देखिए आज प्राइवेट सेक्टर ने इट हैज़ ओवरटेकन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है, तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं। जो भी हमारा फ्यूचर डिपेंड्स ऑन जॉब क्रिएशन, तो ये पॉसिबल है अगर मैन्युफैक्चरिंग को हम जो भी रिक्वायर्ड थ्रस्ट है वो दें। सो विल अगेन ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। देखिए सेकंड 5 प्लान हमने देखा था महालनोबिस प्लान था, तो यहाँ पे फोकस था बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। 4th 5 प्लान जो हमारा था, हमारा फोकस था ठीक है इधर करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो इकोनॉमिक पावर जो इंक्रीज हो रही थी उसको कम करना। तो इतनी जनरल सी बात है,
तो दिस इज करेक्ट। एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान फाइनेंशियल सेक्टर को इंटीग्रल पार्ट माना गया था। तो हमने देखा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फाइनेंशियल सेक्टर की कोई बात नहीं हुई थी। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था 1974 एंड 79, यहाँ पे फोकस था सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। So we must focus on first 5 year plan. We have seen that 1751 to 1956, 1951 to 1956. Second 5 year plan 1956 to 1961 and third 5 year 1961 to 1966. फिर हमारा प्लान हॉलीडे था 3 साल के लिए। There was a plan holiday from 1966 to 1969 was plan holiday. फिर हमारा 1970 to 1975 we have fourth 5 year plan. तो फोर्थ 5 year plan के टाइम में इमरजेंसी आई थी। एंड देन वी हैव फिफ्थ 5 year plan फ्रॉम 1975 to 1980। लेकिन ये बीच में ही खत्म हो गया था फिफ्थ 5 year plan। तो हमारे रोलिंग प्लान आए थे 1978 to 1980। जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गए थे, फिर से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पावर में आती है। फिर हमारा आता है 1980 to 1985। दिस वाज आवर सिक्स्थ 5 year plan, सिक्स्थ 5 year plan। देन 1985 to 1990 we have seventh 5 year plan and 1991 2 साल तक कुछ नहीं होता। 1990 to 1997 we have eighth 5 year plan। तो हमारा सेवेंथ एंड एट्थ 5 year plan के बीच में आई थी फाइनेंशियल क्राइसिस। सो ये क्वेश्चन आ सकता है किस प्लान के पहले जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारी इंडिया में बीओपी क्राइसिस आई थी, हमारे 11th 5 year plan से पहले आई थी। हमारी थी एट्थ प्लान से पहले, एट्थ प्लान फ्रॉम 1992 to 1997। तो एट्थ प्लान हमने देख लिया 1997 से। फिर हमारा आता है नाइन्थ 5 year plan। नाइन्थ 5 year plan was from 1998 to 2002। then 10th 5 year plan from 2002 to 2007। then we have 11th 5 year plan from 2007 to 2012। then we have 12th 5 year plan from 2012 to 2017। and यहाँ से क्या हुआ, प्लान एरा खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट। there was one more important thing we have seen कि जो फर्स्ट 3 5 year plan थे उसमें हमने फोकस किया था नेशनल इनकम पे। फोर्थ 5 year plan पे हमने फोकस किया था नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड फ्रॉम फिफ्थ प्लान ऑनवर्ड्स हम फोकस कर रहे हैं जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।